हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं यूनिट 8 का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है, तो प्लीज़ गाइज फुल फोकस के साथ में यहाँ पर एंड तक आपको देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि ये जो टॉपिक है ये आपको आज बहुत ही ईजीली क्लियर होने वाला है ना। और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग समझते हैं। अब लेंथेनॉइड का मतलब क्या होता है हमें पता है, जो 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। लेंथेनम के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि छोटा हो जाता है ना। जो साइज है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो इनकी एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई है, जो रेडियस है वो स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, तो ओवरव्यू मिल गया है आपको इसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई of lanthanoids with increase in atomic number is known as lanthanoid contraction। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहां पर क्या होता है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में रेगुलर डिक्रीज हमें देखने को मिलता है ना। डिक्रीज होती है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन यहां पर लिखा है। फर्स्ट रीजन है with increase in atomic number the positive charge on nucleus increases by 1 unit and 1 more electron enters same 4F subshell. With the increase in nuclear charge the valence shell is pulled towards the nucleus। ठीक है, अब ये चीज तो कॉमन है, हम सभी को पता है कि अगर एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, लार्ज एटॉमिक रेडियाई है या लार्ज आयोनिक रेडियाई है, तो जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं रहेगा आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के साथ में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। ठीक है, हम यहां पर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, शेल्स हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज बड़ा है, लार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, है ना। और अगर एटम या आयन का साइज छोटा है, ठीक है, एटम या आयन का साइज छोटा है, तो यहां पर जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब होता क्या है यहां पर कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लिखा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन इंटर्स सेम 4F सबशेल। अब देखिए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि क्या होगा, प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। भाई प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बट वो सेम 4F सबशेल में ही इंटर कर रहे हैं, एक ही सबशेल जो है उसमें इंटर कर रहे हैं, 4F सबशेल में ही इंटर कर रहे हैं। एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, एक एक प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, है ना। तो प्रोटॉन यहां पर बढ़ेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ सेम 4F सबशेल में ही इंटर करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे, जिससे जो आयन या एटम का साइज इतना बड़ा था वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है डायग्राम के थ्रू। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन 4F सबशेल पुअरली शील्ड ईच अदर। ठीक है,
अब जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का जो टॉपिक देखा था वहां पर मैंने आपको बताया था, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, देखिए ये जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर के जो शेल है उनके इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या काम करते हैं, बॉडीगार्ड का काम करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो बॉडीगार्ड का काम करता है, यानी कि जो ये न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन बाहर वाले जो शेल है उनके पास में नहीं पहुंचाने देते हैं, है ना, अट्रैक्ट नहीं करने देते हैं इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। तो ये इनको रोक कर रखते हैं, इस न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोक कर रखते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर रहे हैं, बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट देखिए मैं आपको बता देता हूं, एस में सबसे ज्यादा होता है, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है और सबसे कम होता है एफ में, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। एस और पी जो ऑर्बिटल होते हैं बहुत अच्छा शील्ड करते हैं, पी डी थोड़ा सा कम शील्ड करता है और एफ जीरो, मतलब कि पूरी तरह से जीरो मान सकते हैं हम, है ना, कोई शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करता है ये। अब एक बात यहां पर ये है कि सेम 4f सबशेल में भी इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम 4f सबशेल में इंटर कर रहे हैं। अब जो 4f सबशेल है उसका जो साइज है बहुत बड़ा होता है, जो सबशेल है एफ सबशेल है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और हमें पता है एफ सबशेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम फील कर सकते हैं एफ में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा वो भी इतना नहीं होगा जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाए। भैया अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अगर रिपल्शन होगा तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर रिपल्शन भी नहीं होगा, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 4f सबशेल है, एफ सबशेल है, उसका साइज भी बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भले ही 14 है बट यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी तो बड़ा है, ठीक है, समझिए इस बात को। तो इनको स्पेस बहुत ज्यादा मिल रही है, इनको कोई जरूरत नहीं है पास में बैठने की, है ना, ठूस के बैठने की जरूरत नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस पहले से ही ऑलरेडी है, काफी है स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में भी रिपल्शन कम होगा। और दूसरी बात, ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज ही, इनका शेप ही ऐसा होता है ना, शेप ही ऐसा होता है जिससे ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोनों रीजन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उनमें उसमें पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स 4f सबशेल में इंटर कर रहे हैं, सेम 4f सबशेल में इंटर कर रहे हैं, है ना, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। सो इसीलिए एटम या आयन का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। और दूसरा रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल्स इलेक्ट्रॉन, है ना, एफ सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है ऑर्डर, एस और पी सबसे ज्यादा शील्ड करते हैं, डी कम करता है और एफ बिल्कुल भी नहीं करता है, जीरो मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण है। अब कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, है ना, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। चलिए, तो क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, जो लेंथेनॉइड एटम्स है, सॉरी एलिमेंट्स है, उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो इसीलिए हम यहाँ पर लेंथेनॉइड जो एलिमेंट है उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्योर स्टेट में हम उनको नहीं मतलब सेपरेट कर सकते हैं, है ना, प्योर स्टेट में हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड and third transition series. For example, there is difference in
properties of titanium and zirconium while zirconium and hafnium have same properties। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं या जो मेटल्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब देखिए एग्जांपल भी लिखा है मैंने यहाँ पर, जो टाइटेनियम एंड जर्कोनियम है, टाइटेनियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, जर्कोनियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और हाफनियम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। अब बात यहाँ पर यह है कि टाइटेनियम एंड जर्कोनियम इनके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना। टाइटेनियम 3D सीरीज, जर्कोनियम 4D सीरीज का है ना। अब हाफनियम जो है ये 5D सीरीज का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जर्कोनियम एंड हाफनियम है इनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है जर्कोनियम एंड हाफनियम की वो सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल जर्कोनियम की जो एटॉमिक साइज है वो 160 पिकोमीटर के आसपास होती है और हाफनियम की जो एटॉमिक साइज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जर्कोनियम की होती है 160 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। और जो हाफनियम है, HF हाफनियम है, उसकी एटॉमिक साइज होती है 159 पिकोमीटर के आसपास। तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है ना। एटॉमिक रेडियाई आप देख सकते हैं 160 पिकोमीटर, 159 पिकोमीटर, ओके। अब यहाँ पर टाइटेनियम एंड जर्कोनियम जो है ना इनके बीच में ये सिमिलरिटीज आपको दिखने वाली नहीं है, ठीक है। तो एक जो रिजल्ट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का वो ये भी है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। अब लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज वेरिएशन इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, बट जो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कम बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करता है। सो इसीलिए लेंथेनॉइड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता जाता है, हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके रीजन क्या है और इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं ये आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।